अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारी डिस्कशन इंग्लिश ऐसे की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो के लिए है। और इस डिस्कशन के अंदर हम ये देखेंगे कि इंग्लिश ऐसे के ऊपर सबसे अहम काम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का होता है, जिसके अंदर एक जो कैंडिडेट है वो मुख्तलिफ़ डायमेंशंस के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर सोचता है और अपने डाटे को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करता है, लिखने की कोशिश करता है। तो वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो इस डाटे को इकट्ठा कर सकता है और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिख सकता है। आगे अब डायरेक्टली हम वीडियो पे चलते हैं जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली सोचना है। मतलब इंसान जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ लिखने के लिए, कुछ बोलने के लिए कुछ सोचता है, और वो क्या सोचेगा जो बेसिकली उसके सबकॉन्शियस में पड़ा होगा। वो जो सबकॉन्शियस के अंदर सोचता है वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है फिर उनको जनाब अलीना ऑर्गेनाइज तरीके से लिखता है। मगर एक ऐसे लिखने के लिए जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है वो बेसिकली आपका जो बर्तन दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है, जो दिमाग है, अगर ये भरा हुआ होगा तब ही आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के काबिल हो पाएंगे। इन्फॉर्मेशन सबसे अहम तरीके से जो ली जा सकती है वो आप किताबें पढ़ के ले सकते हैं, वो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ के ले सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी डिबेट्स करके जनाब आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है, या फिर आप डिबेट्स सुन लें तब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है। और इसके अलावा आप मैगज़ीन्स को जनाब ना मुख्तलिफ़ डाइवर्स किस्म के जो मैगज़ीन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ़ इशूज़ पे बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं, उनको पढ़ लें तब आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इंफॉर्मेशन का होना बिल्कुल इंसान के लिए ऑक्सीजन के होना इसके मुतरादिफ है। मतलब अगर कोई बंदा जिसके पास इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं होगी तो वो क्या सोच सकता है, उसके ऊपर तो सवालिया निशान है ना कि वो ना तो वो सोच सकता है ना वो लिख सकता है। अब आप एक बच्चे की एग्जांपल ले लें कि जो बच्चा है वो कब बोलना शुरू करता है, जब उसके पास पहले लफ्ज़ जमा होना शुरू हो जाते हैं, जब वो सुनता है अपने माशरे में अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जब वो मुख्तलिफ़ वर्ड्स को सुनता है तो अल्टीमेटली उसका दिमाग जनाब उन लफ्ज़ों से भरा जाता है और फिर वो उनको बोलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये बर्तन खाली होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खड़क ही सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। दिमाग को पहले इंफॉर्मेशन के साथ भरा जाता है और वो जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने का जो तरीका है जी, वो बुक्स हैं, वो न्यूज़पेपर है, वो डिबेट्स हैं और वो मैगज़ीन्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास एक टॉपिक आ गया है, इंफॉर्मेशन बंदों के पास मौजूद है और वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन रॉ फॉर्म के अंदर है, रॉ मटेरियल है। अब आप किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अगर सोचने की कोशिश करें तो वो कौन कौन से डोमेन्स हों जो आपके दिमाग में मौजूद हों, और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर एक एक्सटेंसिव डाटे को जो आपके पास मौजूद है, रॉ मटेरियल के अंदर आपकी सबकॉन्शियस में मौजूद है, उसको आप इकट्ठा करके लिख सकें। अब सोच कैसे सकते हैं? याद रखें, जो भी आपके पास करंट इशू आ जाए उसको कम से कम उसके मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स होते हैं, उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी इशू का कोई रीज़न ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो। अब सबसे पहले उस टॉपिक के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करें कि जी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस ऐसे के क्या हैं, इस टॉपिक के क्या हैं। सेकेंडली, आप उस ऐसे के, उस टॉपिक के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करें। आप उसके सोशल एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करें कि ये जो टॉपिक है ये सोशली किस डोमेन के अंदर जाता है और कौन कौन से एरियाज सोशल सिस्टम के इसकी वजह से इफ़ेक्ट होते हैं, कौन सी सोशल रीज़न्स हैं। आप उसके ऊपर रिलीजियस एस्पेक्ट्स को गौर करने की कोशिश करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा जनाब ना इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप फर्दर देखें तो आप जनाब रीजनल लेवल के ऊपर उस किसी भी इशू का जो इम्पैक्ट देखें या उसकी रीजनल रीजंस देखें या रीजनल काजेज़ देखें तो आपके पास रीजनल जनाब ना डोमेन आ जाएगी। अगर आप किसी भी एस्पेक्ट को नेशनल लेवल तक देखते हैं कि हमारी जो स्टेट है उसके अंदर कौन सी खामियां हैं या उसकी उनकी कौन सी वजूहात हैं या उसके ऊपर कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप अल्टीमेटली आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद आप इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स की तरफ गौर करें तो आपके पास
ये डाटा भी आ जाएगा। अब आप देखें कि कोई भी इशू हो, वो डेमोक्रेसी हो या फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हो, तो आप उसके पॉलिटिकल रीजंस देखें कौन कौन सी हैं, आप उसकी इकोनॉमिकल रीजंस देखें कौन कौन सी हैं, आप उसके सोशल रीजंस देखें कौन कौन सी हैं, आप उसके रिलीजियस रीजन देखें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों फेल हो रही है। अच्छा, ये सब कुछ है रॉ फॉर्म के अंदर आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स ही अपने ऐसे के अंदर डाल लें। बेसिकली तो आप रॉ फॉर्म के अंदर अपने डाटे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि यार ये वाली रीजन हो सकती हैं, ये वाली, जिस रीज़न को मसलन रीजनल एस्पेक्ट्स, रीजनल जो रीजंस होंगी उसकी पाकिस्तान की फेलियर, डेमोक्रेसी की फेलियर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो आप अल्टीमेटली उस पॉइंट को कैंसिल कर दें। मगर ये एक डोमेन है सोचने की कि आपको इस तरह बहुत ज़्यादा डोमेन के अंदर कम अज़ कम आप सोच सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखने की कोशिश करें तो आपको कम अज़ कम वो जो W वाले सवालिया निशान होते हैं ना, सवालिया वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, व्हेन, इनके ऊपर भी किसी हद तक गौर करना चाहिए। लेकिन इनमें से दो बड़े अहम हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये तीन जो लफ्ज़ हैं ये किसी भी तरीके से आप, मतलब आप देखें डेमोक्रेसी, आप इसके ऊपर साथ पहले लगा दें वाई डेमोक्रेसी, तो आपको अल्टीमेटली ये एक दिमाग के अंदर बात जाना शुरू हो जाएगी कि यार अब मैंने ना ये देखना है कि दुनिया में डेमोक्रेसी क्यों भाई चाहिए लोगों को, ठीक है। एंड फिर आप इसके साथ लगाएं वर्ड हाउ डेमोक्रेसी, तो आपको अल्टीमेटली ये सोचना, आपके दिमाग में ये पॉइंट्स खुलना शुरू हो जाएंगे, ये विंडोज़ ओपन होना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह लोग डेमोक्रेटिक स्टेट्स बनते हैं जनाब। उसके बाद आप लिखें व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो अल्टीमेटली आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग इस डोमेन के अंदर सोचना शुरू करेगा कि असल डेमोक्रेसी है क्या। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आप एक टॉपिक के ऊपर सोच सकते हैं। उसके बाद जब आपके सामने कोई भी टॉपिक आए, वो क्लाइमेट चेंज का हो, वो एजुकेशन का हो, वो सोशल मीडिया का हो, वो डेमोक्रेसी का हो, आप उसके बारे में जो भी आपके पास फैक्ट्स हैं वो अपने पेज पर लिखें। आप उसके जो आपके पास कोटेशंस मौजूद हैं उनको एक पेज के ऊपर लिखें। आपके पास जो भी उनका फैक्चुअल डाटा है, आर्गूमेंट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, आप उन तमाम को अपनी जो रफ़ डाटा है उसको, रफ़ जो पेज है उसके ऊपर लिखते जाएं। इस तरह आपके पास एक टॉपिक के ऊपर जो आप लिखने जा रहे हैं उसका मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर डाटा कलेक्ट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि अब आपकी जनाब ना वो जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है वो आपको इस तरह ट्रेन करेगा, आपकी प्रैक्टिस आपको इस काबिल बनाएगी कि इस रॉ मटेरियल के अंदर जो आपने डाटा लिखा है इसको आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से पॉइंट 1 2 3 4 फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये जनाब आप उसको लिखना शुरू कर दें और अल्टीमेटली बनाएं, एक आउटलाइन बनाएं। लेकिन याद रखें, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर सोचते हैं आप इतना अच्छा नहीं सोचते। सो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचें। मसलन जो पॉइंट तो आपके दिमाग में आ गए उनको आपने लिख लिया, बट नाउ थिंक कि अब मुझे अपने जो मेन पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में सबसे पहली दफ़ा आए, उनके अलावा भी कोई दुनिया के अंदर एस्पेक्ट हो सकता है, उनके ऊपर सोचना है। याद रखें, हमेशा ऐसा ही होता है कि हर एक चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा दिमाग उस वक़्त इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो चुका होता है कि हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि यार जो हम सोच रहे हैं इसके अलावा भी कोई इस टॉपिक का एस्पेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो किसी भी टॉपिक के ऊपर सोचने के तरीके हैं उनमें से एक सोशल मीडिया की मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है कि अगर आप पावर ऑफ सोशल मीडिया लें या सोशल मीडिया लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार अगर एक सोशल मीडिया है उसका किसी भी सोसाइटी पे, ग्लोबल लेवल के ऊपर, आपकी कौमियत पे, आपके नेशनल लेवल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। उस सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा पावरफुल होने की कौन कौन सी वजूहात हैं, या सोशल मीडिया डिस्ट्रक्ट कर रहा है नेशनल लेवल के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको, या ग्लोबल लेवल के ऊपर जो चीज़ें हैं वो, या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसकी कौन कौन सी रीज़न्स हैं। फिर आप सोशल मीडिया की रेमेडीज़ देखना शुरू कर दें कि अगर हम सोशल मीडिया के लिए कुछ इसको रेगुलेट करना शुरू कर दें तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम सोशल मीडिया को रेगुलेट कर दें। तो अल्टीमेटली आप उनको सजेस्ट करें तो आपके पास मुख्तलिफ सजेशंस भी आना शुरू हो जाएंगी। ये बात है कि इम्पैक्ट्स देखें, आप इम्प्लीकेशंस देखें, कॉजेज़ या रीज़न्स देखें,
आप जनाब ना उन अब आप इसकी देखेंगे इसकी पॉलिटिकल काज कौन सी है, इसकी इकोनॉमिकल काज कौन सी है, इसकी जनाब ना सोशल काज कौन सी है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कौन सा है, इसका सोशल इम्पैक्ट कौन सा है। लेकिन ये तब आपको हो सकेगा जब आपको पॉलिटिकल इंडिकेटर्स का पता होगा, जब आपको सोशल इंडिकेटर्स का पता होगा, जब आपको इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स का पता होगा। मिसाल के तौर पे जब आप इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो आप जीडीपी ग्रोथ रेट, ट्रेड, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, करंट अकाउंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं, आप बजट के ऊपर बात करते हैं, मतलब आप इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, मनी के बारे में बात करते हैं, मॉनेटरी और जो वो पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिकल बातों के बारे में बात करते हैं, आप जनाब इलेक्शनरिंग के बारे में बात करते हैं, आप वोट्स के बारे में बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, आप पॉपुलिज्म के बारे में बात करते हैं, तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसकी। जब आप सोशल डोमेन के अंदर सोचते हैं तो तब आप जनाब एजुकेशन पे बात करते हैं, आप वाटर सैनिटेशन पे बात करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर बात करते हैं। तो ये अगर आपके पास इंडिकेटर्स जो होंगे वो इनलिस्टेड होंगे तब आप कर पाएंगे। लेकिन आपको सोशल मीडिया के ऐसे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके रेफरेंसेस मौजूद होने चाहिए, और सोशल मीडिया पावरफुल है या नहीं है, इसकी मैनिफेस्टेशंस आपको सिस्टम के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल सकती हैं, और आपको चाहिए कि वो आप उन मैनिफेस्टेशंस को इनलिस्ट कर लें, जो भी आपके पास टॉपिक आया है उसको। हमेशा अपनी डेली लाइफ में से एग्जाम्पल्स को ढूंढने की कोशिश करें ताकि आप जनाब ना एग्जामिनर को काफ़ी हद तक अपने ऐसे के साथ कंपैटिबल बना लें। एक नॉवल चीज़ का डिस्कस करना और फिर उसको प्रूव ना कर पाना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। आप जनाब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एग्जाम्पल दें, फेमस एग्जाम्पल दें जो बहुत सारे बंदों को पता हो। नेशनल लेवल के ऊपर एग्जाम्पल दें, वो वाले एग्जाम्पल दें जो बहुत सारे लोगों को पता हो और उसको वो आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करती हो। लेकिन हमेशा एक और बात याद रखें कि जब आप सजेस्ट कर रहे हों तो वो सजेशंस ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, वो जनाब पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके अंदर कोई ऐसी नॉवल चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको आप इम्प्लीमेंट ही ना कर पाएँ। कोई ऐसी अनरियलिस्टिक किस्म की बात नहीं होनी चाहिए जिसको देख के एग्जामिनर को लगे कि यार ये बंदा तो इतना ज़्यादा आइडियलिस्ट है कि कोई भी चीज़